क्या होगा अगर मैं कहूं कि सफल होने के बारे में सोचना ही असल में हमारी असफलता का सबसे बड़ा कारण है? ये सुनने में थोड़ा अजीब तो जरूर लग सकता है। बिल्कुल अजीब लगता है, लेकिन जरा हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर गौर करते हैं। मतलब हमारी एक बहुत गहरी आदत बन चुकी है हर चीज को नापने की। हाँ, हर चीज के नतीजे तय करने की आदत। एकदम सही। हमारी जिंदगी बिल्कुल शेयर बाजार के उस टिकर की तरह हो गई है जहां हर पल आंकड़े बदलते रहते हैं। और हरा तीर ऊपर गया तो हम अचानक से बहुत खुश हो जाते हैं। हाँ, हमें लगता है कि सब कुछ हमारे नियंत्रण में है, लेकिन जैसे ही लाल तीर नीचे गया तो एकदम से घबराहट और बेचैनी शुरू हो जाती है। सच में, हम हर काम को केवल सफलता या विफलता के तराजू पर तौलने के इतने आदी हो चुके हैं कि हमें लगता है कि बस यही दुनिया का सबसे स्वाभाविक नियम है। और मैं कहूंगी कि यही वो नजरिया है जिसने आधुनिक समाज में एक तरह की मनोवैज्ञानिक महामारी को जन्म दे दिया है। बिल्कुल सही शब्द इस्तेमाल किया आपने, महामारी। हम इंसान लगातार एक भ्रम में जीते हैं। कैसा भ्रम? हमें लगता है कि अगर हमारी नज़र लगातार परिणामों पर घड़ी रहेगी या अगर हम हर पल सिर्फ लक्ष्य के बारे में सोचेंगे तो चीज़ें हमारे नियंत्रण में रहेंगी। लेकिन असल में ऐसा होता नहीं है ना? बिल्कुल नहीं होता। अगर हम इंसान के मन की शांति, उसकी भावनाओं और उसके असली संतोष की दुनिया में कदम रखते हैं तो अचानक से वो शेयर बाजार वाला टिकर पूरी तरह से काम करना बंद कर देता है। मतलब जिन पैमानों से सफलता को नापा जा रहा था वही चीजें मानसिक उलझन का सबसे बड़ा कारण बन जाती हैं। एकदम सटीक बात कही आपने। तो आज के इस गहरे विश्लेषण में हमारा मिशन इसी पुरानी और जटिल दुविधा की तह तक जाना है। हाँ, और आज हम जिस विचार का विश्लेषण करने वाले हैं वो कोई नया सेल्फ हेल्प ट्रेंड नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये हमें सीधे एक बहुत ही नाटकीय और ऐतिहासिक दृश्य के बीचों बीच ले जाता है। एक ऐसा दृश्य जो हजारों साल पुराना है, लेकिन आज के कॉर्पोरेट ऑफिस की भागदौड़ और तनाव से सीधा जुड़ता है। हम बात कर रहे हैं एक युद्ध के मैदान की, जहां अर्जुन नाम के एक महान योद्धा का मन पूरी तरह से डगमगा गया है। हाँ, उसके सामने एक ऐसा अभूतपूर्व संकट है जहां उसे समझ ही नहीं आ रहा कि क्या सही है और क्या गलत। वो परिणामों के डर से एक तरह से लकवाग्रस्त सा हो गया है। और ठीक उसी समय भगवान कृष्ण एक बहुत ही गहरा रहस्य उसके सामने रखते हैं। चलिए इसे समझते हैं। हाँ, वो मुख्य कथन सच में बहुत दिलचस्प है। वो कथन कुछ इस तरह है कि तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म पर है, उसके फलों पर नहीं। पहली नजर में देखने पर यह पंक्ति बहुत ही साधारण लगती है। ऐसा लगता है जैसे ये कोई दार्शनिक या आध्यात्मिक उपदेश हो। हाँ, जो अक्सर हमें पुराने ग्रंथों में पढ़ने को मिलता है। बिल्कुल, लेकिन अगर हम आज के मनोविज्ञान और न्यूरोलॉजी के चश्मे से इसका विश्लेषण करें तो इसके भीतर मानव मस्तिष्क के काम करने का एक बहुत ही शक्तिशाली विज्ञान छुपा हुआ है। अच्छा, एक शक्तिशाली विज्ञान? हाँ, ये सिर्फ एक उपदेश नहीं है, बल्कि इंसान का दिमाग दबाव में कैसे काम करता है इस पर आधारित एक नियम है। यहाँ से चीजें सच में बहुत दिलचस्प होने लगती हैं। चलिए इस शक्तिशाली विज्ञान को थोड़ा खोल कर देखते हैं। जरूर। जब कोई इंसान केवल परिणाम या नतीजे के बारे में सोचता है तो उसके मनोवैज्ञानिक स्तर पर असल में क्या होता है? मतलब क्यों ये कहा गया है कि फल की चिंता करना हमारे लिए इतना नुकसानदायक है? इसे समझने के लिए हाँ, हमें मानव मस्तिष्क की कार्यप्रणाली को देखना होगा, विशेष रूप से जिसे हम कॉग्निटिव लोड या मानसिक भार का सिद्धांत कहते हैं। कॉग्निटिव लोड? थोड़ा आसान भाषा में समझाएंगे इसे? हाँ बिल्कुल। हमारे दिमाग की एक सीमित क्षमता होती है। जब कोई व्यक्ति कोई काम कर रहा होता है, मान लीजिए वो एक रिपोर्ट लिख रहा है या कोई परीक्षा दे रहा है। रिपोर्ट लिख रहा है और उसका आधा दिमाग इस बात की गणना करने में लगा है कि अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा, या अगर बॉस को ये पसंद नहीं आया तो मेरी नौकरी का क्या होगा। तो मतलब वो व्यक्ति अपने दिमाग की आधी प्रोसेसिंग पावर भविष्य की उन चिंताओं को दे रहा है जो अभी तक घटित ही नहीं हुई हैं। बिल्कुल, यही होता है। तो जिस काम को 100% ध्यान की जरूरत है उसे केवल 50% ही मिल पा रहा है, क्योंकि बाकी का 50% तो भविष्य की काल्पनिक दुनिया में फंसा हुआ है। एकदम सही। और सिर्फ इतना ही नहीं है, जब दिमाग लगातार भविष्य के परिणामों का विश्लेषण करता है तो वो एक तरह के खतरे की घंटी बजाने लगता है। खतरे की घंटी? हाँ, दिमाग के उस हिस्से को अमिगडाला कहते हैं, जो डर और भावनाओं को नियंत्रित करता है। परिणाम की बहुत ज्यादा चिंता इस अमिगडाला को अति सक्रिय कर देती है। अच्छा, मतलब वो हाइपर एक्टिव हो जाता है। हाँ, और इसके सक्रिय होने से इंसान का तार्किक और रचनात्मक दिमाग, जिसे हम प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं, वो धीमा पड़ जाता है। मन इतना बेचैन रहने लगता है। बिल्कुल,
भावनाएं पूरी तरह से अस्थिर हो जाती हैं। इंसान को कभी तो भविष्य की सफलता की कल्पना करके बहुत ज्यादा खुशी महसूस होती है, और अगले ही पल विफलता के डर से वो गहरी निराशा में डूब जाता है। यही अमिग्डाला का काम है। मैं सोच रही थी कि ये तो बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसे हम एक गाड़ी चला रहे हैं गाड़ी चला रहे हैं और हमारी नज़र सड़क पर होने के बजाय लगातार स्पीडोमीटर पर टिकी हुई है, या फिर फ्यूल गेज पर। एकदम सही। और अगर कोई ऐसे गाड़ी चलाएगा तो एक्सीडेंट होना तो तय है ना। जाहिर सी बात है। लेकिन यहाँ एक और बहुत बड़ा मुद्दा सामने आता है। जब हम पूरी तरह से परिणामों पर केंद्रित होते हैं तो हम अनजाने में अपनी खुशी का रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में दे देते हैं। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु उठाया आपने। बाहरी चीजों पर निर्भरता का मतलब है कि इंसान के अपने मन का नियंत्रण उसके पास रहा ही नहीं। बिल्कुल नहीं रहा। अगर हम तार्किक रूप से सोचें तो परिणाम या नतीजे कभी भी पूरी तरह से किसी एक व्यक्ति के हाथ में नहीं होते हैं। हाँ, वो तो बाजार की स्थिति या दूसरे लोगों की प्रतिक्रियाओं पर निर्भर करते हैं। मौसम, अर्थव्यवस्था और न जाने कितनी अनियंत्रित बाहरी परिस्थितियां हैं। जैसे अगर हम एक चित्रकार का उदाहरण लें, मान लीजिए कोई चित्रकार कोई बहुत ही सुंदर चित्र बना रहा है। अगर उसका पूरा ध्यान सिर्फ इस बात पर है कि लोग इसे कितने पैसे में खरीदेंगे या कला समीक्षक इसकी कितनी तारीफ करेंगे, तो वो कभी भी उस चित्र को बनाने की प्रक्रिया का आनंद नहीं ले पाएगा। बिल्कुल नहीं ले पाएगा। उसकी खुशी पूरी तरह से इस बात पर निर्भर हो गई कि गैलरी में आने वाले लोग क्या सोचते हैं। और जब इंसान बाहरी चीजों पर इतना ज्यादा निर्भर हो जाता है तो मन में एक स्थायी डर घर कर जाता है। हाँ, एक अजीब सा डर हमेशा बना रहता है। ये डर इंसान की निर्णय लेने की क्षमता को कमजोर कर देता है। ऊर्जा उस काम को बेहतर बनाने से ज्यादा उस काम के भविष्य को सुरक्षित करने की चिंताओं में खर्च होने लगती है। ये तो एक ऐसा दुष्चक्र है जो इंसान को मानसिक और शारीरिक रूप से पूरी तरह थका देता है। बिल्कुल थका देता है। लेकिन यहाँ मुझे थोड़ा रुकना होगा, क्योंकि अगर हम इस पर गहराई से विचार करें तो एक बहुत ही व्यवहारिक और तीखा सवाल खड़ा होता है। अच्छा, क्या सवाल है? कहने में तो ये बहुत अच्छा लगता है कि फल की चिंता मत करो, लेकिन असली दुनिया में जहां महीने के अंत में ईएमआई चुकानी होती है, ईएमआई का प्रेशर तो होता ही है, और कंपनियों में कर्मचारियों का मूल्यांकन उनके लक्ष्यों या टारगेट्स के आधार पर होता है, वहां कोई आम इंसान परिणाम की चिंता कैसे ना करे? ये सवाल बहुत लाजवाब है और ये वही बिंदु है जहां इस पूरे विचार को समझने में सबसे बड़ी गलती की जाती है। अच्छा, गलती की जाती है? कैसे? देखिए, फल की चिंता ना करने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि इंसान अपनी महत्वाकांक्षा को मार दे या लक्ष्य बनाना छोड़ दे, या पूरी तरह से निष्क्रिय होकर बैठ जाए। बिल्कुल। समाधान काम छोड़ना नहीं है, समाधान है अपने फोकस की दिशा को बदलना। फोकस की दिशा को बदलना। मैं चाहूंगी कि आप इसे थोड़ा और स्पष्ट करें। जरूर। जब कहा जाता है कि अधिकार सिर्फ कर्म पर है तो इसका मतलब है कि लक्ष्य निर्धारित करने के बाद अपनी पूरी मानसिक ऊर्जा को उस भविष्य के लक्ष्य से खींच लेना है। खींचकर कहाँ लगाना है? वर्तमान के उस कदम पर जो आप अभी उठा रहे हैं। प्रेरणा का स्रोत भविष्य का इनाम नहीं होना चाहिए, बल्कि वर्तमान में किए जा रहे काम की गुणवत्ता होनी चाहिए। अच्छा। विज्ञान भी हमें यही बताता है कि जब इंसान सिर्फ अपने वर्तमान कर्म पर ध्यान केंद्रित करता है तो उसका मन अपने आप स्थिर हो जाता है। तो क्या इसका मतलब ये है कि हम अपने दिमाग के रिवॉर्ड सिस्टम या इनाम प्रणाली को एक तरह से हैक कर रहे हैं? हैक कर रहे हैं, ऐसा कह सकते हैं। क्योंकि आमतौर पे हमें यही सिखाया जाता है कि काम खत्म होने के बाद जो मिलेगा वही असली खुशी है। इसे इसी तरह से देखा जा सकता है। असल में हम डोपामाइन नामक रसायन के स्राव की प्रक्रिया को बदल रहे हैं। डोपामाइन? आमतौर पर लोग काम पूरा होने पर मिलने वाले डोपामाइन का इंतजार करते हैं, लेकिन जब कोई व्यक्ति वर्तमान कर्म में पूरी तरह से डूब जाता है तो उसे उस प्रक्रिया में ही आनंद आने लगता है। मनोविज्ञान में शायद इस अवस्था को फ्लो स्टेट कहा जाता है ना? एकदम सही, फ्लो स्टेट। इस अवस्था में इंसान का मन इतना शांत और एकाग्र हो जाता है कि उसे हर छोटे काम को सही तरीके से करने में गहरा संतोष मिलने लगता है। अद्भुत। और धीरे धीरे उत्कृष्ट काम करना ही उसकी सबसे बड़ी खुशी बन जाता है, ना कि उस काम से मिलने वाला बाहरी परिणाम। ये विचार सच में बहुत ही शक्तिशाली है। मैं सोच रही थी कि इसे समझने के लिए चलिए एक आधुनिक उदाहरण लेते हैं। हाँ, बताइए। मान लीजिए एक बहुत ही काबिल सर्जन है जो ऑपरेशन थिएटर में है। उसके सामने एक बहुत ही जटिल सर्जरी है। बहुत तनावपूर्ण स्थिति है। अगर वो सर्जन उस समय ये सोचने लगे कि अगर ये मरीज नहीं बचा तो मुझ पर मुकदमा हो सकता है, या फिर अगर मैंने इसे बचा लिया तो अखबारों में मेरा नाम छपेगा। बिल्कुल,
तो ये दोनों ही विचार भविष्य के परिणामों से जुड़े हैं। इन विचारों के आते ही उसके हाथ कांपने लगेंगे, उसके माथे पर पसीना आ जाएगा। एकदम सही कहा आपने। लेकिन अगर वो अपनी सारी ऊर्जा, अपनी सारी पढ़ाई और अनुभव सिर्फ उस 1 मिलीमीटर के चीरे पर लगा दे जो वो उस पल लगा रहा है, तो उसका दिमाग पूरी तरह से शांत और स्थिर रहेगा। ये एक बहुत ही सटीक और गहरा उदाहरण दिया है आपने। सर्जन का लक्ष्य बिल्कुल स्पष्ट है कि मरीज की जान बचानी है। हाँ, लक्ष्य तो है। उसने लक्ष्य तय किया, लेकिन सर्जरी करते समय उसने उस लक्ष्य को किनारे रख दिया और अपना पूरा ध्यान सिर्फ प्रक्रिया पर केंद्रित कर दिया। यही वो मनोवैज्ञानिक बदलाव है जिसकी हम बात कर रहे हैं। बिल्कुल। खुशी और संतोष को भविष्य में किसी घटना के होने तक के लिए टालने के बजाय उसे वर्तमान में खींच लाना। इस बात से मुझे पहाड़ों पर चढ़ने वाले ट्रेकर्स की याद आ रही है। अच्छा, ट्रेकर्स की? कैसे? अगर कोई पहाड़ चढ़ रहा है और उसकी नज़र सिर्फ पहाड़ की चोटी पर है, तो उसे अपना हर कदम भारी लगेगा। हाँ, वो बार बार सोचेगा कि अभी और कितना दूर है, मैं कब पहुंचूंगा। बिल्कुल। हर पत्थर, हर चढ़ाई उसे एक रुकावट लगेगी और वो बहुत जल्दी थक कर निराश हो जाएगा। मतलब सफर उसके लिए एक सजा बन जाएगा। सही बात है। लेकिन अगर वही व्यक्ति अपना नजरिया थोड़ा सा बदल ले, अगर वो पहाड़ चढ़ने के हर कदम का, उस शारीरिक मेहनत का, आसपास के नज़ारों का और ठंडी हवा का आनंद लेने लगे, तो चढ़ाई खुद एक उत्सव बन जाती है। एकदम। तब चोटी पर पहुंचना सिर्फ एक बोनस रह जाता है, असली इनाम तो वो सफर खुद बन चुका होता है। और यही बात हमारी चर्चा को एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवधारणा की ओर ले जाती है, जिसे अक्सर कर्म योग कहा जाता है। कर्मयोग। योग का अर्थ होता है जुड़ना। जब कोई इंसान अपने कर्म के साथ पूरी तरह से जुड़ जाता है, जब कर्ता और कर्म के बीच कोई दूरी नहीं बचती, तो वो कर्म योग की अवस्था होती है। ये बहुत ही सुंदर विचार है। और इस अवस्था में एक ऐसा विरोधाभास छिपा है जो हर उस इंसान को हैरान कर सकता है जो सिर्फ सफलता के पीछे भागता है। हाँ, इस विरोधाभास या पैराडॉक्स की ओर आना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। क्योंकि अब तक हमने ये समझा कि कर्म पर ध्यान लगाने से मानसिक शांति मिलती है, फ्लो स्टेट हासिल होता है और वर्तमान में खुशी मिलती है। लेकिन यहाँ एक ऐसा दावा सामने आता है जो थोड़ा चौंकाने वाला है। कैसा दावा? कि ये शांति और एकाग्रता अंततः उस चीज तक कैसे ले जाती है जिसकी शुरुआत में मनाही की गई थी, मतलब भौतिक या बाहरी सफलता। इसी को सफलता का विरोधाभास कहा जाता है। इसे थोड़ा समझाइए। देखिए, जो इंसान परिणाम के पीछे सबसे ज्यादा भागता है, जो दिन रात सिर्फ सफलता के बारे में सोचकर चिंता करता है, उसका मन उतना ही ज्यादा भटकता है। हाँ, उसका ध्यान काम से हटकर डरों और आशंकाओं पर चला जाता है, ऑफिस की राजनीति पर चला जाता है। इससे उसके काम की गुणवत्ता स्वाभाविक रूप से गिर जाती है। और काम की गुणवत्ता गिरने का सीधा मतलब है कि वो सफलता से दूर होता जा रहा है। बिल्कुल। इसके उलट अगर हम कर्म योग के रहस्य को देखें, जब इंसान अपने काम को ही अपना इनाम बना लेता है, तो उसका मन यहाँ वहां भटकता नहीं है। मन के ना भटकने से इंसान के भीतर एक गहरी एकाग्रता आती है। एकदम सही। वो अपने काम में इतने बारीक विवरणों को देख पाता है जो एक बेचैन दिमाग कभी नहीं देख सकता। और यही वो बिंदु है जहां सफलता एक स्वाभाविक बाय प्रोडक्ट या उप उत्पाद बन जाती है ना। बिल्कुल सही। जब इंसान बिना भटके, बिना डरे अपनी पूरी दिमागी क्षमता का इस्तेमाल किसी काम को करने में करता है, तो वो उस काम में उत्कृष्टता हासिल कर लेता है। मतलब वो अपने काम को इतनी बारीकी और इतने समर्पण के साथ करता है कि दुनिया के लिए उसे नजरअंदाज करना मुश्किल हो जाता है। एकदम मुश्किल हो जाता है। तो अगर हम इस बात का निचोड़ निकालें, तो क्या इसका मतलब ये है कि सफलता पाने का सबसे बेहतरीन और अचूक तरीका ये है कि सफलता के बारे में सोचना ही पूरी तरह से बंद कर दिया जाए? तकनीकी रूप से देखा जाए तो यही सच है। ये नियम सुनने में बिल्कुल उल्टा लगता है। ऐसा लगता है जैसे हम कह रहे हों कि अगर छाया को पकड़ना है तो छाया के पीछे भागना बंद कर दो। बहुत ही बेहतरीन उदाहरण दिया आपने। अगर हम छाया के पीछे भागेंगे तो वो हमेशा हमसे आगे ही रहेगी। लेकिन अगर हम मुड़कर प्रकाश की ओर, मतलब अपने कर्म की ओर चलना शुरू कर दें, तो छाया अपने आप हमारे पीछे पीछे आने लगेगी। यही विज्ञान है। जब सफलता के बारे में सोचना बंद कर दिया जाता है, तो इंसान अपना 100% उस प्रक्रिया को दे पाता है जो वास्तव में सफलता का निर्माण करती है। ये सच में हमारे सोचने के नजरिए को पूरी तरह से उलट देने वाली बात है। आधुनिक समाज हमें बचपन से ही ग्रेड्स, रैंक्स और मेडल्स के पीछे भागना सिखाता है। हाँ, हमें सिखाया जाता है कि नतीजे ही सब कुछ हैं। लेकिन एक गहरा विश्लेषण हमें बता रहा है कि वो पूरा ढांचा ही दोषपूर्ण हो सकता है। ये दोषपूर्ण इसलिए है क्योंकि ये इंसान को एक मशीन बना देता है,
एक ऐसी मशीन जो हमेशा भविष्य में जीती है और वर्तमान से पूरी तरह कट जाती है। बिल्कुल। जब हम ये समझ लेते हैं कि हमारा असली अधिकार, हमारी असली शक्ति केवल उस कर्म में है जो हम इस समय कर रहे हैं, तो हम उस मानसिक गुलामी से आजाद हो जाते हैं। चलिए अब इस पूरी गहरी चर्चा के मुख्य तारों को एक साथ समेटते हैं। बिल्कुल समेटना चाहिए। आज के इस विश्लेषण में हमने देखा कि कैसे हजारों साल पहले युद्ध के मैदान जैसी तनावपूर्ण स्थिति में दिया गया वो रहस्यमयी उपदेश कि हमारा अधिकार सिर्फ कर्म पर है, फल पर नहीं। हाँ, वो असल में कोई पलायनवादी या निष्क्रिय विचार नहीं है। ये मन को बाहरी परिणामों की बेचैनी, डर और अस्थिरता से निकालकर वर्तमान के कर्म में स्थिरता खोजने का एक बहुत ही व्यावहारिक और शक्तिशाली विज्ञान है। और हमने कॉग्निटिव लोड और फ्लो स्टेट के नजरिए से ये भी समझा कि कैसे ये फोकस बदलने की प्रक्रिया काम करती है। हाँ, कि कैसे ये कर्म योग अंततः सफलता का सबसे पक्का रास्ता बन जाता है। क्योंकि जब काम खुद ही एक इनाम बन जाता है, तो जो अभेद्य एकाग्रता पैदा होती है, उसे कोई भी बाहरी व्याकुलता तोड़ नहीं सकती। बिना डरे किया गया काम हमेशा डरे हुए दिमाग से किए गए काम से बेहतर ही होता है। आज के समय में जब हर तरफ सिर्फ नतीजों, तिमाही आंकड़ों और हर कीमत पर सफलता पाने की एक अंधी दौड़ मची हुई है, तब ये समझ और भी ज्यादा प्रासंगिक हो जाती है। बहुत ज्यादा प्रासंगिक। यहाँ हमें ये देखने में मदद करती है कि कैसे अपना ध्यान परिणाम से हटाकर प्रक्रिया पर लगाने से न सिर्फ गहरी मानसिक शांति मिलती है, बल्कि बर्नआउट से भी बचा जा सकता है। और काम का स्तर भी इतना ऊपर उठ जाता है जहां सफलता को आना ही पड़ता है। यहाँ हमें एक ऐसे जीवन की ओर ले जाने वाला रास्ता है जहां हम लगातार भविष्य की चिंता में सूखने के बजाय वर्तमान में अपने काम के माध्यम से खिलते हैं, जहां हम बाहरी दुनिया के थर्मामीटर से अपना तापमान नापना बंद कर देते हैं। तो इस पूरी यात्रा को तय करने के बाद अब समय है एक ऐसे विचार का जो इस चर्चा के खत्म होने के बाद भी गूंजता रहेगा। वो क्या है? हमने शुरुआत में बात की थी कि कैसे हम अपनी जिंदगी को शेयर बाजार के टिकर की तरह केवल सफलता और विफलता के लाल और हरे तीरों से नापते हैं। हाँ, बिल्कुल बात की थी। तो यदि हम इंसानों की फितरत स्वाभाविक रूप से परिणामों के प्रति आकर्षित होती है और हम हर चीज को केवल अंतिम नतीजों के तराजू पर तौलने के इतने आदी हैं, तो क्या होगा अगर हम आज से अपने दिन का मूल्यांकन करने का तरीका ही पूरी तरह से पलट दें? पलट दें। हाँ, क्या होगा अगर हम आज रात सोने से पहले खुद से ये न पूछें कि आज मैंने क्या क्या हासिल किया या आज मेरी टू डू लिस्ट के कितने काम पूरे हुए? तो फिर क्या पूछें? बल्कि ये पूछें कि आज मैंने जो भी काम किया, क्या मैंने उस काम को करने की प्रक्रिया में पूरा संतोष पाया? ये तो बहुत ही गहरा सवाल है। क्या महज इस एक सवाल को बदल देने से हमारे काम करने का नजरिया, हमारा मानसिक स्वास्थ्य और हमारी पूरी जीवन शैली हमेशा के लिए नहीं बदल जाएगी? सच में ये सोचने वाली बात है। ये एक ऐसा सवाल है जो किसी भी परिणाम से कहीं ज्यादा गहरा है। आज के इस गहरे विश्लेषण में बस इतना ही। इन विचारों पर गौर